राजनीति जैसे ही आती है ऐसे ही कहीं ना कहीं उथल पुथल चालू हो जाती है। छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक और पार्टियों में फेरबदल भी होते रहता है। ऐसा ही एक फेरबदल जो कि शिंदे गुट यानी कि शिवसेना तीर धनुष की जो गुट है उस गुट में हुआ है। बहुत सारे पदाधिकारी की यहाँ पे नियुक्ति हुई है। एक ऐसे ही पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है गोरेगांव के रहने वाले मिलिंद कापड़े जी की। इस तरह की नियुक्ति हुई है और बहुत सारे राजनीति मुद्दा है जो कि बड़े अच्छे राजनीति इस समय अवधि पर चल रहे हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर में गोरेगांव की जो राजनीति है वो किस तरह की राजनीति है और किस तरह से आने वाले दिनों में कैंडिडेट को लेकर इनका प्रचार प्रसार होने वाला है। सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको ढेरों सारी बधाई। धन्यवाद। किस पद की नियुक्ति हुई है आपकी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा संजय जी मिश्रा जी का, और साथ में आपकी जो न्यूज़ चैनल है उसका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि आप लोगों के माध्यम से लोगों तक सच्चाई क्या है, क्या पार्श्वभूमि है, क्या फैक्ट है, वो पहुंचाने का जो कार्य आप लोग कर रहे हैं वो सराहनीय है। इसलिए आपको मेरी तरफ से शुभेच्छा। और मेरी नियुक्ति का जो प्रश्न है संजय जी ने जो किया, वो माननीय वाइकर साहब के आग्रह से, विनंती से मुझे लोकसभा संगठक इस नाते पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी मैं बखूबी अच्छे से निभाऊंगा। कौन से लोकसभा की नियुक्ति हुई है आपकी? उत्तर पश्चिम लोकसभा, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा। अच्छा, एक चीज को और देख के, जैसे कि आप राजनीति में को काफी सालों से है, तो एक चीज और आपसे क्लियर करना चाहूंगा। अभी तक उत्तर पश्चिम जिला जो कि कैंडिडेट को लेकर जो मसला चल रहा है उसमें वाइकर साहब का नाम चल रहा है, लेकिन क्या वजह है और कि अभी तक उनका कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये विषय थोड़ा सा गहराई में यदि आप जाएंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी आई है और पार्टी जो है इस विषय के ऊपर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। और यदि आपके ही मुंह से वाइकर साहब का नाम यदि सामने आया है तो लोगों में एक हर्ष उल्लास है कि वाइकर साहब का नाम कब डिक्लेयर करेंगे। मेरे जहां तक मुझे अंदाजा है और जहां तक मुझे पता है कि वाइकर साहब जैसा कैंडिडेट ही यहाँ पर आना चाहिए, और पार्टी के अपने कुछ गणित है या अपने कुछ कैलकुलेशंस है, उसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में ये विषय भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने बोला कि वाइकर साहब का आना ही उचित है। वाइकर साहब का जो विधायकी रहा है वो जोगेश्वरी और इस तरफ का रहा है, तो उत्तर पश्चिम में कितना लोग चाहते हैं और क्या आपकी तैयारी रहेगी वो चुनाव को लेकर उनको जिताने की? देखिए, रविंद्र वाइकर साहब ये अपने आप में एक खासदार का पद, मतलब वो अपने आप में खासदार के पद के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और वो व्यक्तिमत्व ऐसा है कि वो 4 बार नगर सेवक रह चुके, 4 बार वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रह चुके और 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। तो उनका जो अनुभव है, 7 बार चुनकर आए हुए हैं वो, उनका जो अनुभव है वो बहुत ही गहरा है और बहुत ही स्ट्रांग है। माननीय बाला साहब जो हमारे भगवान है, जो हमारे दैवत है, यदि उनका आप एक बैक फ्लैश में जाकर उनकी यदि आप क्लिपिंग्स निकाल कर देखोगे तो उनका विशेष प्रेम रविंद्र वाइकर साहब के ऊपर था। और वो इसलिए था क्योंकि रविंद्र वाइकर साहब ये कर्मठ व्यक्ति है, ये कार्य सम्राट है। यदि आप जोगेश्वरी विधानसभा में यदि आप आकर देखोगे तो रविंद्र वाइकर साहब ने जिस प्रकार से डेवलपमेंट किया है और जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर कार्य किया है, आज हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सारे के सारे आज रविंद्र वाइकर साहब के साथ में खड़े हैं। जोगेश्वरी विधायक इस नाते से उनके पीछे खड़े। परंतु जब ये विषय उनके पास जा रहा है और लोगों के पास जब ये विषय पहुंच रहा है और लोगों के पास ये विषय पहुंचने के बाद एक अलग ही एक आनंद, लोगों में उत्साह एक दिखाई देने लग गया कि अरे रविंद्र वाइकर साहब हमारे यहां पर आ रहे, रविंद्र वाइकर साहब हमारे यहां पर आ रहे। क्योंकि आप देखोगे कि हर व्यक्ति कार्य सम्राट जो कार्य करता है, जो मतलब पूरी तरह से लीन होकर समाज के लिए कार्य करता है, उस व्यक्ति को अपेक्षित करना चाहेंगे, उस व्यक्ति को सराहेंगे, उस व्यक्ति को चुनकर लाने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। विपक्ष अपनी तैयारी पिछले कई महीनों से
लगातार कर रहा है और जमीन लेवल से कहते हैं कि वो एक एक घर घर जाके मुलाकात कर रहे हैं। साहब का नाम नहीं आया है या कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं है, तो आप लोग की रणनीति क्या रहेगी और वो जो तैयारी कर रहे हैं उस बारे में जाना सा तरह का क्या आप देख रहे हैं? देखिए वाइकर साहब का सुदैव से जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह जो है वो तीर कमान, वो धनुष्यबाण है। और तीर कमान धनुष्यबाण भले ही वाइकर साहब घर तक नहीं पहुंचे होंगे, किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंचे होंगे, ये मैं मानकर चलता हूं, क्योंकि अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, अभी तक वाइकर साहब का नाम आया नहीं है, इसलिए वाइकर साहब घर तक नहीं गए। पर चुनाव चिन्ह जो है, धनुष्यबाण जो है, या वाइकर साहब का जो उनके प्रति जो कार्य है वो घर घर तक पहुंच चुका है। मैं गोरेगांव पश्चिम में रहने वाला व्यक्ति हूं और गोरेगांव पश्चिम का कुछ गणित मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे सुंदरनगर में डोमिनेटेड गुजराती एरिया है, जहां पर मेरी पत्नी रहती है, मेरी पत्नी जो है वो गुजराती है। तो मेरी पत्नी को मैंने पूछा कि थोड़ा सा जरा आप वहां पर जाकर थोड़ा सा एक लोगों के बीच में, गुजराती लोगों के बीच में जाकर आप जरा एक प्रयत्न करेंगे क्या कि भाई किसको इस बार आप लोग चुनकर लाएंगे। साफ और क्लियर वहां के गुजराती समाज ने क्लियर मैसेज दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया है, हम कृष्ण मंदिर की प्रतीक्षा में हैं, इसलिए हम केवल और केवल मोदी जी का कैंडिडेट ही हम चुनकर लाए। आप थोड़ा इस तरफ आइए, बांगुर नगर में हाईली मारवाड़ी डोमिनेटेड एरिया है। मारवाड़ी डोमिनेटेड एरिया का क्लियर मैसेज है और वो मैसेज ये है, जो हमारे राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप थोड़ा सा आगे चलिए, जवाहर नगर गुजराती एरिया वही बोल रहा है कि हम कृष्ण मंदिर के लिए हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, मोदी जी के कैंडिडेट को ये करेंगे। बचे कौन? तो उत्तर भारतीय। अब उत्तर भारतीय मतलब आप लोगों को तो बताने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर भारतीयों में एक लाट, एक ऐसा मतलब एक उत्साह का वातावरण है। आप उनके पास जाएंगे, आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि अरे वो उबाटा के व्यक्ति ने ऐसा किया है वैसा, वो सब आपका सुनकर लेंगे। लास्ट में क्या बोलेंगे? भैया देखिए, जो हमारे राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और दूसरा वाक्य उनका ये रहेगा कि जो हमारे राम का वो हमारे काम का। ये वाक्य उत्तर भारतीयों के मुंह में है। लेकिन गोरेगांव वेस्ट, जैसे कि आपने बताया कि आप रहते हो, तो आप एक चेहरा बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उस चेहरे का जो दबदबा है, ऐसा कहने का है कि वो भारी पड़ने वाला है और कई हजार वोटों से गोरेगांव वार्ड 56 से उनके कैंडिडेट को विजय मिलने वाला है। तो उस बारे में क्या सोचते हैं आप? कौन सा चेहरा, यदि आप नाम लेकर बताना चाहोगे तो शायद वो क्लियर हो जाएगा। कौन सा ऐसा चेहरा है जो हजारों वोट लाकर मतलब ऑपोजिट कैंडिडेट को देने वाले, यदि आप नाम लोगे तो शायद मैं उसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। भैया ये इलेक्शन खासदार का है, ये इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, ये इलेक्शन नगर सेवक, गटर वाटर मीटर गली का नहीं है, ये इलेक्शन खासदार का है। पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस केंद्र सरकार लेने वाली है। 370 कलम हटाने के लिए खासदार ने डिसीजंस लिए थे, नगर सेवक ने डिसीजंस नहीं लिए थे। राम मंदिर बनाने के लिए जो पॉलिसी मेकिंग जो टीम काम कर रही थी, वो खासदार की टीम काम कर रही थी। करंट अफेयर्स जो देश का जो चल रहा है या देश के बारे में जो प्रमुख जो डिसीजंस लेने का जो काम है वो खासदार साहब करते हैं। कहां आप नगर सेवक के चक्कर में आ गए? पहला विषय। दूसरा विषय ऐसा, समीर देसाई जी को मेरे कोई दुश्मन नहीं है, परंतु जो इस प्रकार की जो राजनीति में है, तो जो गलत कर रहा है और जो सही कर रहा है वो तो हम लोगों को आपके सामने लाना ही पड़ेगा। अब सही का और गलत का विषय वो जनता देखेगी। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, समीर देसाई स्वयं मेरे वार्ड से खड़े थे राजू पाध्ये के सामने, और समीर देसाई ये पराजित हुए थे, आपको ये पता होगा। दूसरी बात, समीर देसाई ने अभी तक कम से कम 3 पक्ष बदले। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो भाजपा में गए, फिर भाजपा से वो शिवसेना में आए, उबाटा सरकार में आए। अब मुझे एक बात बताइए, मान लो यदि उनके अंदर वो ताकत है वोट लाने की, वोट जमा करने की यदि उनकी ताकत है, तो वो फिर इतने सारे पक्ष क्यों बदल रहे हैं? वो तो इंडिपेंडेंट खड़ा रहकर लड़ सकते हैं ना। वो बोलना चाहिए जो भी वोट मैंने किया है कांग्रेस में, जो मैं लड़ा हूं और मैं जीता हूं, तो मैंने अपने दम पर जीता हूं, बोल दे। वो भाजपा में जो जीते हैं वो बोल दे कि मैंने मेरे दम पर जीता हूं।
वो जब शिवसेना उबाटा सरकार में आए हैं तो बोले बोल दे, वो मीडिया के सामने आकर आके बोल दे कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना उबाटा सरकार की जरूरत है, ना और किसी पक्ष की जरूरत है, मैं अपने आप में एक पक्ष हूं और मैं खुद लड़ूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन तो काम तो बोलता है ना, उन्होंने जो काम किया है गोरेगांव में वो तो बोलता है ना। देखिए, काम का जो विषय है, काम की यदि तुलना करने जाएंगे तो गोरेगांव में ऐसे बहुत महारथी है जिन्होंने कार्य किया है, परंतु विषय जब हिंदुत्व का आता है तो हिंदुत्व के विषय के सामने कोई टिक नहीं पाता। और ये इलेक्शन जो है, मोदी सरकार का ये चैलेंज है, मोदी सरकार की ये संकल्पना है कि 400 पार करेंगे हम। और 400 पार करने के लिए मोदी सरकार के जो लोगों ने संकल्प उठाया है, मोदी सरकार का चिन्ह, कमल चिन्ह और धनुष्य बाण, यही आपको दिखाई देगा। अमोल कीर्तिकर ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और दोस्त होने के कारण हम लोगों ने साथ में, जब युवा सेना बनी थी, आदित्य ठाकरे की युवा सेना बनी थी, तभी अमोल कीर्तिकर ने, हम लोग साथ में ही हम लोगों ने कार्य किए हैं। अब अमोल कीर्तिकर को मतलब पता नहीं कि क्या बलि का बकरा बनाया गया है या उनको मतलब जानबूझकर ढकेला गया है या उनको क्या किया है, वो तो उनके पक्ष के लोग ही जाने। परंतु आप देखोगे तो उनके पिताजी यानी हमारे शिवसेना के नेते माननीय गजानन कीर्तिकर साहब, इन्होंने भी एक क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई मैं मेरे पुत्र के खिलाफ प्रचार करूंगा और हमारी सरकार को जिताने का प्रयास करूंगा। पहला विषय। दूसरा विषय है कि युवा सेना में भैया, मतलब हम लोग प्यार से अमोल कीर्तिकर साहब को भैया बोलते हैं, युवा सेना में भैया कितने साल तक रहेंगे? मतलब 50 होने के बाद भी भैया युवा सेना में ही रहेंगे कि और भी कुछ करेंगे? चलो अभी कर रहे हैं, एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरी बात कि हम किसके आदर्श पे चलते हैं? हम आदर्श किसका रखते हैं? हम आदर्श रखते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का। हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, वो भी चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, परंतु उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। तो हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुत्व के मुद्दे पर यदि वो चल रहे हैं तो अमोल कीर्तिकर जी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम जी ने तो 14 वर्ष वनवास स्वीकार कर लिया और पिताजी के सामने उन्होंने नतमस्तक हो गए, बोले ये राजपाट मेरे लिए, आपके वचन के सामने मेरे लिए राजपाट कुछ नहीं है, मैं वनवास में चला जाऊंगा। और अमोल कीर्तिकर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं अपने पिताजी के कहने पर। अमोल कीर्तिकर जी मतलब कौन सा हिंदुत्व है इनका? हिंदू कर रहे हैं, कौन सा हिंदुत्व है? केवल कथनी करनी कोई नहीं है। अच्छा चलो ये भी बात मानते। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप किसके साथ में रहते हैं? आदित्य ठाकरे जी के साथ में रहते हैं ना, आदित्य साहब के साथ में रहते हैं। अब आदित्य ठाकरे साहब के साथ में रहते हैं तो केवल उनके भी तो गुण आपने लेने चाहिए ना। वो तो अपने पिताजी के साथ में चिटके हुए हैं। आप नीलेश राणे साहब को देखो, वो अपने पिताजी के साथ में लगे हुए हैं। आप कदम साहब की फैमिली को देखो, रामदास कदम साहब की फैमिली, सिद्धेश कदम और दूसरे साहब है उनके, वो दोनों भाई अपने पिताजी के साथ में लगे हुए। आप किसी को भी उठाकर देखोगे तो अपने पिताजी का साथ कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अमोल कीर्तिकर जी ये पिताजी को छोड़ दिए, किसके लिए? अरे क्या करना है? क्यों इस दुनिया में क्यों आए हम लोग? पिताजी को अगर नहीं रख पाएंगे, पिताजी का मान नहीं रख पाएंगे, उनका सम्मान नहीं रख पाएंगे, तो क्या काम की ये मोह माया की दुनिया? और ये राजनीति का जो दौर है वो तो चलता ही रहेगा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है इसकी पूरी जानकारी मैं जल्द से जल्द आप लोग को देता रहूंगा और कौन आने वाला दिनों में कैंडिडेट होकर आएगा उसकी भी जानकारी मैं आप लोग को देता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज चैनल से।